Hello everyone, welcome back to Adda 24/7. I am your educator Meghna Shrivastava. So guys, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से ईयर का 2024 जून का सारा पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे एक पूरा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, जहां पर मॉर्निंग शिफ्ट के सारे पार्ट बी के क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आपको एनी 35 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब कोई भी 35 अटेम्प्ट करना है। आप अगर सही करते हैं तो +2 होता है, गलत करते हैं तो माइनस हो जाता है 0.5 मार्क्स। इस बार का अगर हम कट ऑफ देखें तो कुछ जेआरएफ का 99.08 गया है एंड एलएस का 98.34, थोड़ा सा लास्ट ईयर से कम गया है इस बार, तो पेपर की डिफिकल्टी ज्यादा थी। चलिए खैर जो भी था, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस। तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 प्लॉट दिया है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन बिलो आर रामाचंद्रन प्लॉट्स। ये रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं ऑफ 4 डिफरेंट प्रोटीन। ये 4 डिफरेंट प्रोटीन के रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेटली अल्फा हेलिकल इन नेचर। आपसे पूछ रहा है कि प्लॉट को देख करके ये बताइए कि अल्फा हेलिकल रीजन्स कौन से हैं। अल्फा हेलिकल, सबसे ज्यादा अल्फा हेलिकल को कौन सा प्रोटीन दिखा रहा है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, फिर से देखिए, यहाँ पर ए है, ये बी हो गया, ये सी है एंड ये डी है। तो ये ABCD 4 डिफरेंट प्रोटीन है। अगर आप एनालाइज कीजिए तो प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एक तो हमें सी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। बाकी दोनों में क्या ज्यादा दिख रहा है, बीटा शीट्स का रीजन हमें ज्यादा दिख रहा है, जहाँ एंटी पैरेलल पैरेलल बीटा शीट्स होते हैं, साथ में सीटी हेलिक्स होता है। लेकिन सी और डी में हमें दिख रहे हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स सबसे ज्यादा इसी कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज आपको वैल्यूज भी याद रखनी चाहिए क्योंकि वैल्यूज से भी पूछता है। इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना था। तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ होता है, लेफ्ट हैंडेड यहाँ होता है, बाकी बीटा शीट्स जो होते हैं वो इस क्वाड्रेंट इस रीजन में होते हैं। आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको करेक्ट पेयर मैच करना है एंजाइम का और उसके एक्टिवेटर का, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो फॉलोइंग एंजाइम में से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ है। कैसे है, तो करेक्ट ऑप्शन था आपका फोर्थ विच इज पायरुवेट काइनेज। अब ये पायरुवेट काइनेज क्या है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। ये ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में आपने देखा होगा, ग्लाइकोलिसिस के जो फाइनल स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस में, वहां पर पायरुवेट काइनेज पाए जाते हैं। पायरुवेट काइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम का क्या मतलब है, इनके पास एक्टिव साइड भी होगा, साथ में एलोस्टेरिक साइड भी होगा। एलोस्टेरिक साइड पे कौन बाइंड करता है, तो एक होता है एक्टिव साइड और एक होता है एलोस्टेरिक साइड। हमें पता है एलोस्टेरिक साइड पे, एक्टिव साइड पे तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जिसे ये, जिसके साथ ये कैटालिसिस शो करते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। एंड एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं मॉड्यूलेटर्स। ये मॉड्यूलेटर्स एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं और इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछा था। फर्स्ट में है फॉस्फोफेक्टोकाइनेज और सिट्रेट, सेकंड में है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज NADH, सेकंड थर्ड में है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और ADP, लास्ट है पायरुवेट काइनेज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो आपसे पूछा है कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है, आपको एक्टिवेटर पूछा है। तो यहाँ पर पायरुवेट काइनेज का जो एक्टिवेटर होता है, मॉड्यूलेटर्स में जो एक्टिवेट करते हैं, जो एक्टिवेटर्स होते हैं, वो जब बाइंड करते हैं तो एक्टिवेशन का काम करते हैं, उसे हेल्प करते हैं एक्टिवेशन में। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है एक तरीके से एक्टिवेटर का काम कर रहा है, एक्टिवेटर है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। और पायरुवेट काइनेज के इनहिबिटर्स भी होते हैं, जैसे आपका पायरुवेट खुद होता है, एलानिन होता है, ATP होता है, ये सारे इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, एक्टिवेटर्स में कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसलिए करेक्ट मैच हमारा फोर्थ वाला है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले आपने ये देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये अगेन आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। यहाँ पर डाइपेप्टाइड मतलब
अमाइनो एसिड को लिंक किया गया है और यहाँ शो किया गया है। अब पूछ रहा है ये जो डाइट पेप्टाइड यहाँ नीचे शो किया गया है, द सुपरस्क्रिप्ट -1 denotes the atom of the previous atom while +1 denotes the atom of the next amino acid। तो यहाँ पर बता रहा है कि जहां पर C-1 अगर लिखा है इट मीन्स कि ये जो है आपका प्रीवियस अमाइनो एसिड्स के एटम है, और जो +1 जहां लिखा है वो मतलब अगले अमाइनो एसिड के एटम है। बस एक तरीके से आपको समझा रहा है रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है। अब क्या बोल रहे हैं कि द एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाउ मेनी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एटम आर रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिफाइन द टॉर्जन एंगल फाई एंड साई। यहाँ पर टॉर्जन एंगल्स की बात की गई है, फाई और साई। आपको पता है फाई होता है यहाँ पर और ये होता है साई। तो टॉर्जन एंगल्स आर द डाइहेड्रल एंगल्स जो कि 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स बनाते हैं और वहां पर 4 एटम रिक्वायर्ड होता है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स विद 4 एटम्स आर द टॉर्जन एंगल्स या फिर डाइहेड्रल एंगल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है फाई के लिए क्या होगा C1। यहाँ पर अगर आप देखिए C1 N C अल्फा और C ये होता है फाई बना रहा है। साई को अगर हम देखें कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है साई के लिए N C अल्फा और N+1, तो यहाँ से शुरू हो रहा है फॉर साई। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 है। तो क्या हमने समझा कि जो आपका डाइहेड्रल एंगल होता है वहां 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स होते हैं, 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स एंड 4 एटम्स रिक्वायर्ड होता है फॉर डाइहेड्रल एंगल्स। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। जिसको भी ये बात पता थी वो करेक्ट ऑप्शन लगा करके आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, बहुत ही अलग तरह का, कभी पूछा नहीं था। पूछा क्या आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। अगेन बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल से पूछा है, वाटर मॉलिक्यूल में पूछा है कैसा स्ट्रक्चर होता है और वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो H2O मतलब ऑक्सीजन के पास, अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री में चले जाएं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपका वाटर एक पार्ट है, टॉपिक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पी शेल होता है, पी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल को, ये इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल को फिल करने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। अब वैलेंस शेल के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, तो इसीलिए इसका हम एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में ही हमें दिख रहा है कि इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आकर के ऐसे बाइंड करता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया S और P3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बने कि जो आपके वैलेंस शेल थे वो टुगेदर एक साथ आएंगे और हाइड्रोजन जो होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि हमें वैलेंसी कंप्लीट चाहिए। तो वाटर कुछ इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो हमें पता है ये टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन जो कि जब हम बात करें वाटर की, तो वाटर के केस में कुछ इस तरीके से वाटर बनाया जाता है। यहाँ पर वाटर एक हाइड्रोजन है प्लस बैलेंस, हमें लोन पेयर्स दिख रहे हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स की वजह से जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो वी शेप का हो जाता है, बेंड हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर्स क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं और इससे वी शेप हमें मिलता है। तो और यहाँ की जो एंगल है वो भी चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ का एंगल हो जाएगा कुछ 104.5 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और वहां पर एंगल
एंगल कितना है 104.5 डिग्री। तो करेक्ट रीजन क्या है इसका? करेक्ट रीजन यही है कि वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब बनता है ऑक्सीजन का जो कि सेंटर एटम है, तो टेट्राहेड्रल ना होकर के बेंड शेप हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, और इसीलिए एंगल भी डिक्रीज हो जाता है 104.5 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एनिमल सेल टिपिकली व्हिच ऑर्गेनल इज ओनली प्रोवाइडेड बाय स्पर्म टू द oocyte फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि स्पर्म क्या देता है oocyte को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो हमें जो अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो जो नेक होता है वहां पर पाया जाता है सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल जो है ये रिक्वायर्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज में। तो स्पर्म जो है वो oocyte में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेंट्रियोल भी रिलीज कर देते हैं, एंड जो जाइगोट बनता है इसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज या माइटोटिक डिवीजन होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रियोल। तो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट ऑप्शन 4th है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। फर्स्ट है मेथिलेट हिस्टोन H3, एसिटिलेट हिस्टोन H314, क्रिएट डीएनएज 1 हाइपरसेंसिटिव साइट और डिग्रेड हिस्टोन सबयूनिट्स। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स के बारे में पूछा है, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग होती है, और ये जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग होती है ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, जिसमें न्यूक्लियोसोम को क्या करते हैं, स्लाइड करके रिमूव करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, इजेक्ट करते हैं, रीमॉडल करके यूज करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग होता है इसमें कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम रीमॉडलर्स बोलते हैं। ये रीमॉडलर्स क्या करते हैं, ये डीएनए हाइपर सेंसिटिव साइट क्रिएट करते हैं, डीएनए हाइपर सेंसिटिव साइट क्रिएट करते हैं। डीएनए आर द एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए का डिग्रेडेशन करता है। तो ये डीएनए हाइपर सेंसिटिव, डीएनए का डाइजेशन करता है या डिग्रेडेशन करता है, ये वो एंजाइम है डीएनए। तो ये डीएनए 1 हाइपर सेंसिटिव साइट क्रिएट कर रहे हैं, और इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस यही है कि फर्दर जो भी जेनेटिक प्रोसेस है जैसे प्रमोटर एसोसिएशन या एक्सप्रेशन, ये इन साइट्स के साथ होता है। ये दीज साइट्स आर एसोसिएटेड विद द सच प्रमोटर्स एंड ऑल दैट। तो ये जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स हैं वो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में ये काम करते हैं। आपको ये पूरा डिटेल बताया जाएगा जब हमारी मेन क्लासेस होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है, विच इज न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स, विच इज डीएनए हाइपर सेंसिटिव साइट क्रिएट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, which of the following activities is associated with mitochondrial associated ER membrane map। इससे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि क्या कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटीज में से माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ER मेम्ब्रेन्स एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये होते क्या है। तो ER के पास कोई एक ऐसा साइट होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ER मेम्ब्रेन्स। ये वो जगह है या वो रीजन है जहां से ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इजीली कनेक्ट करता है और जो भी काम है वो उसमें हेल्प करता है। अब किस काम में हेल्प करता है? प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन नहीं, एटीपी सिंथेसिस बिल्कुल नहीं, फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, आयरन सल्फर क्लस्टर असेंबली नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे कैल्शियम का होमियोस्टेसिस या फिर फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, तो जो भी लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है ER के अंदर, वो लिपिड फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थ्रू दिस मैप। इस मैप के थ्रू ये अंदर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर जो भी काम है लिपिड्स का, जैसे ER के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ये सारा काम करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल देखा जा रहा है, ये एसोसिएटेड है फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में। और भी प्रोसेसेस के लिए होता है जैसे ऑटोफैगी, अपोप्टोसिस हो गया, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें भी होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल DNA replication is restricted to the S phase of the cell cycle
साइकिल बिकॉज लिखा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एस फेज में ही क्यों हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये स्लाइड दिखाऊं तो जीवन फेज में क्या हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि जीवन फेज में कोई काम नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत सारा पार्ट जीवन फेज में होता है, जैसे ये हेलिकेस की लोडिंग होती है, ओआरसी मिलता है, हेलिकेस लोडिंग होती है, सारे फैक्टर्स आकर के यहाँ लग जाते हैं और इसे हम बोलते हैं प्री आरसी। प्री आरसी मतलब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट जैसे ही एस फेज स्टार्ट होता है और सीडीकेस डीडीकेस एक्टिवेट होते हैं, ये आकर के हेलिकेस का एक्टिवेशन करते हैं। हेलिकेस एक्टिव होगा तब मेल्टिंग शुरू होगी और तब आपका रेप्लिकेशन शुरू होगा, इसीलिए एस फेज में ही रेस्ट्रिक्टेड है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? MCM हेलिकेस गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एक्टिवेशन के लिए कौन आ रहा है? आपके सीडीकेस डीडीकेस आ रहे हैं और ये आपके एस फेज के ही सीडीकेस हैं, इसीलिए वो एस फेज में एक्टिवेट होते हैं। MCM जो हमारा हेलिकेस है, यूकैरियोटिक हेलिकेस, इसे आकर के फॉस्फोरिलेट करते हैं, तब ये एक्टिव होता है और तब जाकर के रेप्लिकेशन शुरू होता है। सो आई होप आपको समझ में आया है। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट यस आपके जो क्वेश्चंस के लेवल है वो ऐसे ही है कि आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच द फॉलोइंग प्रोटीन आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अब यहाँ पर डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर की बात हो रही है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अब ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर होता है प्रोकैरियोट्स में, ये रिकॉम्बिनेशन मेथड से होता है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से होता है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोटीन आता है वो आता है रेक बीसीडी। ये रेक बीसीडी अलग अलग होता है। रेक बी आपका न्यूक्लियस होता है, सी होता है साइट रिकॉग्निशन के लिए और डी होता है हेलिकेस। ये रेक बीसीडी के बाद एसएसबी आएंगे। एसएसबी होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि स्ट्रैंड को पकड़ के रखते हैं कि आपस में उलझ न जाए, है ना, क्योंकि हमने काट दिया है, ये आकर के काट दिया, इन्होंने अलग अलग करना शुरू कर दिया स्ट्रैंड को, क्योंकि स्ट्रैंड खोल रहे हैं, हमें रिपेयर करना है रिकॉम्बिनेशन मेथड से। फिर आता है रेक ए, ये क्या करते हैं, स्ट्रैंड इन्वेजन करवाते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड उड़ के ऊपर वाले स्ट्रैंड पे जाएगा, स्ट्रैंड इन्वेजन हो गया। इसके बाद स्ट्रैंड इन्वेजन यहाँ तक हो गया। पॉलीमरेज आएंगे, जो कि नया डीएनए पॉलीमरेज का काम है नए डीएनटीपीस को ऐड करना, मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना और स्ट्रैंड को बढ़ाना, स्ट्रैंड को सही करना। और डीएनए लाइगेज आकर के जो टूटे हुए स्ट्रैंड थे उसे जोड़ देंगे। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा हो गया रेक बीसीडी, एसएसबी, रेक ए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो गाइस बहुत फास्ट है, बट हमें सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब यहाँ पर लैक ओपरॉन का एक पूरा क्वेश्चन है। Which of the following statement for the lack operon in E. coli is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि लैक ओपरॉन इज हाईली एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। बोल रहा है कि जब लैक्टोज ग्लूकोज दोनों एब्सेंट है तो लैक ओपरॉन जो होगा, लैक ओपरॉन हाईली एक्सप्रेस्ड होगा, ये कह रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? तो करेक्ट क्या है, जब दोनों एब्सेंट होते हैं, जब दोनों एब्सेंट होते हैं तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, रिप्रेसर एक्टिव होता है, इसीलिए हमारा गलत हो गया सेकंड वाला। सेकंड यही बोल रहा था कि दोनों एब्सेंट है तो बहुत एक्सप्रेस हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर है which of the following is not does not occur during ribosome associated quality control of damaged mRNA। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की बात की जा रही है कि राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, जब भी किसी भी तरह का डैमेज आता है, किसी भी तरह का डैमेज होगा या इनकम्प्लीट प्रोटीन बनेंगे या फिर आपके एमआरएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसी समय ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ये स्टॉल कर देते हैं, रोक देते हैं प्रोसेस को और एमआरएनए को डिग्रेड कर देंगे, प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। और राइबोसोम जो दो सब यूनिट होते हैं इसे अलग अलग कर देंगे। तो ये काम ये करते हैं। फोर्थ काम ये नहीं करते हैं, राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, ये पूरे मोनोसोम का डिग्रेडेशन नहीं करते हैं। इनके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के हेल्प से ये काम कर रहे होते हैं, जैसे TCF25 हो गया, चाहे NEMS
NEMF हो गया, NEMF, ठीक है, TCF25, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से ये सारा डिग्रेडेशन करते हैं। जब भी प्रोटीन, अगर लेट से प्रोटीन आधा अधूरा बना है, उसको डिग्रेड करवा देंगे। तो और ये डिग्रेडेशन होता कैसे है? आपका E3 यूबिक्विटिन लाइगेज की मदद से होता है, ठीक है। तो आपके पास E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल में, जिससे कि ये डिग्रेडेशन करा देता है, और ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, which of the following statement regarding mammalian innate immunity is incorrect? तो innate immunity से रिलेटेड पॉइंट से आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। हमारा थर्ड पूरा इनकरेक्ट है। थर्ड में लिखा क्या है? innate immunity has only a narrow range of specificity। ऐसे कैसे कह सकता है narrow range of specificity? innate immunity के बारे में हमें क्या पता है? innate immunity कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो फिजिकल बैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे स्किन हो गया, ठीक है, एपिथेलियल्स हो गए, तो ये एक बैरियर हो गया। इसके अलावा केमिकल बैरियर जैसे लाइसोजाइम जो आंसू में होता है, मतलब टीयर्स में होते हैं। इसके अलावा सलाइवा हो गया। तो इस तरीके के जो प्रोडक्शन होते हैं वो भी आपके इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। इसके बाद कुछ सेलुलर बैरियर्स जैसे कुछ आपके नेचुरल किलर सेल हो गए, ठीक है, फैगोसाइट्स हो गए, ये भी इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी का कोई ऐसा नैरो रेंज नहीं है, ये एक नॉन स्पेसिफिसिटी के साथ काम करता है, और इसका एक ब्रॉड रेंज है ना। नैरो रेंज नहीं कह सकते हैं, इन्होंने लिखा नैरो रेंज है, इसीलिए वो इनकरेक्ट है। ब्रॉड रेंज को कवर करता है, ब्रॉड रेंज, दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, which of the following statement correctly explain the function of GTPase activating protein gap in the regulation of heterotrimeric G protein in plants? G protein signaling का क्वेश्चन है ये, सेल सिग्नलिंग चैप्टर का। अब आपसे सेल सिग्नलिंग यूनिट का पूछा है कि गैप का करेक्ट फंक्शन बताइए। गैप क्या करता है? अगर आपको याद होगा तो जो जी प्रोटीन जब एक्टिव होते हैं तो जी अल्फा सब यूनिट जीटीपी बाइंड होता है एंड बीटा गामा से डिसोसिएट हो करके अपना काम करता है, जा करके किसी को एक्टिवेट करता है। लेकिन इसे वापस से इनएक्टिव करने का काम कौन शो करता है? गैप करते हैं, विच इज जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये जीटीपेज प्रॉपर्टी एक्टिवेट करते हैं जिससे कि जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हमारा जी अल्फा जीडीपी बाइंड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इट डायरेक्टली इनहिबिट्स लिगेंड बाइंड, it inactivates G alpha protein, not directly inhibits। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, it inactivates G alpha protein। तो गैप के बारे में क्वेश्चन था, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। अब यहाँ पर पूछा है प्लाज्मोडेस्माटा से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड इनकरेक्ट है। अगेन ये आपका सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ आपका बिल्कुल सही है कि प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर एक्सटेंशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इंटरकनेक्ट द साइटोसोल ऑफ द एडजेसेंट सेल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लांट सेल में यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं दो सेल्स के बीच में, और ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के फाइबर से ही कनेक्टेड होते हैं, कहीं भी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का काम नहीं होता, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सी अर्चिन का क्वेश्चन है, which of the following statement about cortical reaction in the sea urchin is correct? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सी अर्चिन के कॉर्टिकल रिएक्शन से रिलेटेड सही है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो फोर्थ है, द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आफ्टर स्पर्म एंट्री कन्वर्ट द वाइटलाइन एनवेलप इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन व्हिच ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। क्या होता है? जैसे ही स्पर्म एंटर करता है oocyte में या ओवम में, आफ्टर स्पर्म के एंटर होने के बाद जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं व्हाइट लाइन लेयर के जस्ट नीचे यहाँ पर, ये रिलीज करते हैं अपने सारे कंटेंट को। ये रिलीज करते हैं फास्ट ब्लॉक के लिए, इसे बोलते हैं हम, नहीं सॉरी, स्लो ब्लॉक के लिए, स्लो ब्लॉक के लिए ये रिलीज करते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन इज करेक्ट? कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन। अब देखिए सी अर्चिन के केस में क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में, उस टाइम पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और उसके सारे कंटेंट रिलीज हो जाते हैं, जिसके बाद जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है एग की, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसके बाद कि कोई दूसरा स्पर्म आकर के एंटर ना करे। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए ये काम होता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में जो ये काम में हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो धीरे धीरे वाइटलाइन एनवेलप को फर्टिलाइजेशन एनवेलप में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका स्लो ब्लॉक के अंदर आता है। तो दो ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, दो तरीके का होता है। ये स्लो ब्लॉक है आपका, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर गाइस जो क्वेश्चन है ये सी एलिगेंस का क्वेश्चन है। in C. elegans, blastomere identity occurs both through conditional and autonomous mode of cell specification. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अब यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सेकंड वाला है। When AB divides to form daughter cells, ABP becomes different from ABA through its interaction to the P2 cell. समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब गाइस यहाँ पर ये आपके बुक का डायग्राम है। यहाँ पर जो AB है, AB जब ये क्लीवेज शुरू होता है सी एलिगेंस का, तो जब 4 सेल स्टेज होती है और AB पोस्टीरियर और AB एंटीरियर दो सेल्स होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंस सेल है, इक्विवेलेंस सेल है या इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या मतलब होता है? मतलब दोनों के पास ABA और ABP, इन दोनों के पास GLP1 नाम का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर है दोनों के सरफेस पे, इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंस ग्रुप कह रहे हैं कि ये फॉर्म कर रहा है। अब जो भी P2 के साथ प्रेजेंट है, जो भी P2 के जस्ट बगल में प्रेजेंट होगा, P2 का ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाइंड कर सकता है टू द रिसेप्टर और सिग्नलिंग होगी, जिससे कि जो फेट है ABP का एंड ABA का वो अलग हो जाएगा। मतलब जो ABP जो बनना होगा, मतलब ABP जो फॉर्म करेगा वो डिफरेंट होगा, ABA जो फॉर्म करेगा वो डिफरेंट होगा। ये इसीलिए डिफरेंट हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन P2 के साथ हो रहा है और P2 के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, P2 बाइंड कर रहा है अपना एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज APX1, ये बाइंड कर रहा है GLP1 पे। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें पोजीशंस, तो दोनों जो फॉर्म कर रहे थे वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि फॉलोइंग आर द स्केचेस ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ, ओके यहाँ पर स्केचेस नहीं कॉपी हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ काइमेरिक माउस embryos were generated using GFP expressing embryonic stem cell and RFP expressing pluripotent stem cell। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात की है और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की बात की है कि कौन सा रिजल्टिंग टिश्यू जो होगा वो नहीं एक्सप्रेस होगा किसी भी फ्लोरेसेंट प्रोटीन में। तो गाइस यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने स्टेम सेल लिया, ठीक है, स्टेम सेल लिया है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसको ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंट प्रोटीन के साथ एक्सप्रेस किया है, और दूसरा लिया है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जिसको एक्सप्रेस किया है RFP के साथ। पूछा है कि कौन सा टिश्यू नहीं बनेगा इन एनी फ्लोरेसेंट प्रोटीन। यहाँ पर प्लेसेंटा नहीं बनेगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, और जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं या जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ये आपके इनर सेल मास बनाते हैं। तो इनर सेल मास जो होता है ये पूरा एम्ब्रियो का ऑर्गेनल बनाता है, इनर सेल मास। लेकिन जो बाहर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये इनका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और ये लेटर ऑन प्लेसेंटा बनाते हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ऐसा देखा जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास। तो इन्होंने इनर सेल मास को कोट किया है ग्रीन फ्लोरेसेंट रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन से, और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बनाते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के ऊपर कोई भी फ्लोरेसेंस नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन प्लेसेंटा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके प्लांट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। पूछा है C4 साइकिल के बारे में कि कौन सा कार्बन 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है। चलिए C4 साइकिल पे चलते हैं। ये आपकी C4 साइकिल है। एटमॉस्फेरिक CO2 को सबसे पहले फिक्स करते हैं और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है मैलेट में या फिर एस्पर्टेट में कन्वर्ट होता है। एंड देन वो आ जाते हैं बंडल शीट सेल में, जिसके बाद फिर आपका क्या होता है, केल्विन साइकिल के लिए रिलीज करते हैं CO2 और वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट होकर के वापस मेसोफिल्स टिश्यू में चले जाते हैं। तो ये जो आपका पूरा क्वेश्चन था वो ये था कि कौन से 4 कार्बन के इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। यहाँ पर मैलेट और एस्पर्टेट बन रहा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब गाइस ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑर्गन। सोर्स के बारे में पूछा है कि सोर्स ऑर्गन क्या है ड्यूरिंग फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन हेल्दी प्लांट। तो जब फ्लोएम का में ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, तो सोर्स ऑर्गन हमारे लीफ हो जाते हैं, मैच्योर लीफ, और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। तो मैच्योर लीफ में ही फूड बन रहा होता है, इसीलिए उसको हम सोर्स बोलते हैं, बाकियों को सिंक बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्टली डिस्क्राइब डार्क रिवर्शन ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम में डार्क रिवर्शन। फाइटोक्रोम जो होते हैं वो 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फाइटोक्रोम रेड और एक फाइटोक्रोम फार रेड। अब जो फाइटोक्रोम फार रेड है, ये डे के टाइम पे रेड लाइट को अब्सॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है फाइटोक्रोम फार रेड में, और नाइट के टाइम पे फाइटोक्रोम फार रेड वापस से PR में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जब एक्सप्रेस होता है PFR, तो आपकी प्लांट के फिजियोलॉजिकल काम होते हैं, जैसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, प्लांट के फिजियोलॉजिकल सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है डार्क रिवर्शन। तो जब PFR कन्वर्ट होता है PR में, इसी को हम बोलते हैं डार्क रिवर्शन, कन्वर्जन ऑफ PFR टू PR। ठीक है, और ये जो डार्क रिवर्शन है ये थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी ये रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ assimilated carbons in plant। फिर से पढ़ते हैं कि लीस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम के अंदर प्लांट के फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसलोकेट होता है, फूड ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, अब ये जो फूड ट्रांसलोकेट हो रहा है या ऑफ फोटो एसिमिलेटेड कार्बन इन प्लांट, पूछ रहा है कि लीस्ट सूटेड कौन से होंगे, मतलब इस फ्लोएम के कंटेंट में या सैप में, फ्लोएम सैप में क्या नहीं पाया जाएगा। फर्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड है मैनिटॉल, थर्ड है गैलेक्टोसिल, सुक्रोज, ओलिगोसैकेराइड, फोर्थ है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर नहीं पाया जाएगा। फ्लोएम कभी भी रिड्यूसिंग शुगर को ट्रांसलोकेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के पास OH ग्रुप होता है, फ्री OH ग्रुप, और फ्री कीटोन ग्रुप होता है। ये जब फ्री होते हैं तो ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इतना इनके पास कैपेबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई हम रिड्यूसिंग शुगर्स का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम नहीं करता है। वहीं पर जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो गए, जैसे सुक्रोज हो गया, राफिनोज, टाकियोज, वर्बस्कोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उनका ट्रांसलोकेशन होगा। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनका नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन कैल्सीटोनिन, अ कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम C cells of human thyroid gland। यहाँ पर कैल्सीटोनिन के बारे में पूछा है कि उसके स्ट्रक्चर में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। गाइस 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं कैल्सीटोनिन में, यहाँ पर पूरे 32 बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा है रेटिनल रॉड सेल। यहाँ पर अगेन सिग्नलिंग से क्वेश्चन है कि जो रॉड सेल्स होती है, रेटिनल रॉड सेल्स, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज
फॉस्फोडाइस्ट्रेज इज एन एंजाइम विद सब यूनिट स्ट्रक्चर। कितने सब यूनिट होते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा और 2 गामा होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसमें कैटालिटिक होता है, कैटालिटिक सब यूनिट है, और गामा जो होता है ये रेगुलेटरी सब यूनिट है। थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल कर दूं, जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज का क्या काम है? ये सिंपली सीजीएमपी को वापस से कन्वर्ट करते हैं जीएमपी में जब ये एक्टिव होते हैं। और जो हमारा गामा सब यूनिट है ये इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये सब काम को रोक के रखा होता है जब सब कुछ अभी इनएक्टिव है। जब रोडोप्सिन पाथवे में रोडोप्सिन जो कि हमारा जीपीसीआर है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये एक्टिव होता है, जी ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होता है। नाउ जी ट्रांसड्यूसिन जीटीपी बाइंड होकर के एक्टिवेट करते हैं सीजीएमपी को। ये इनहिबिटरी इसका इफेक्ट रिमूव करते हैं। अब सीजीएमपी अपना काम करता है, सीजीएमपी को वापस से जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आप देख लीजिए कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। हमने अभी तक यही देखा कि सिग्नलिंग से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सिग्नलिंग से नहीं, इन्होंने स्ट्रक्चर से सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज में कितने सब यूनिट होते हैं इसका बताइए। और ये भी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो पीकेए की बात काफी ज्यादा होती है, सेल सिग्नलिंग में पीकेए की बात बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए, और इनके स्ट्रक्चर की भी बात होती है, लेकिन सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज की बात नहीं होती है, तो इन्होंने पूछ लिया सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज का। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइम्स आर साउंड वेव्स एम्पलीफाइड इन द मिडिल ईयर ऑफ द ह्यूमन। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 16 to 18 है। 16 to 18 टाइम्स जो है वो एम्पलीफाई होता है मिडिल ईयर में ह्यूमन के। क्या होता है, जो बाहर से आउटर ईयर से मिडिल ईयर और मिडिल ईयर से इनर ईयर में साउंड वेव आ रहा होता है, इनर ईयर, तो यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन काफी लेवल पे हो सकता है ना। मिडिल ईयर में आपके 3 बोन्स पाए जाते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इनके थ्रू होकर जाएगा, पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आएगा, फिर 3 बोन्स और लास्ट में आपके जो कॉक्लिया होते हैं इनर बोन में। तो यहाँ पर जो जब साउंड वेव ट्रैवल कर रहा होता है तो देखा क्या गया है कि अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 टाइम्स जो होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज synthesized in synaptic vesicle instead of being transported to the vesicle after synthesis in the cytoplasm। तो जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन्स में इस तरीके से एक्सॉन है, और लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सॉन्स है, और जो आपके दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, यहाँ पर कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका नॉरएपिनेफ्रिन है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो आता है वो आता है डोपामीन, और ये डोपामीन जो होता है जब साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आता है, आफ्टर सम टाइम ये डोपामीन कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। नॉरएपिनेफ्रिन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन। थोड़ी सी अलग अलग बातें पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो डिफिकल्ट लेवल का नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बट बात ये होती है कि आप इतना लेवल तक सोच के नहीं जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए वो डिफिकल्ट लगता है ना। बाकी रिलेटेड वे में अगर आप देखें तो बहुत आपने उस कंटेंट को बहुत बार पढ़ा होगा,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज मैपिंग इन प्लांट इज करेक्ट. अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है लिंकेज मैपिंग से कि कौन सा स्टेटमेंट लिंकेज मैपिंग से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है. सो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि an ideal mapping population for a self-populating species is generated using polymorphic parents that are inbred lines. तो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी मिल जाती है और पॉलीमॉर्फिक पेरेंट की वजह से आपको वेरिएशन मिल जाएगा, जिससे कि मार्कर और जो एक्चुअल ट्रेट है उनके बीच में लिंकेज मैपिंग बहुत इजीली हो जाएगी. इसीलिए हमारा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब यहाँ पर बात की गई है कि हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड म्यूटेशन अकर रैंडमली. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, साल्वाडोर लूरिया एंड मैक्स डेलब्रूक. इन्होंने म्यूटेशन अकर रैंडमली को डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने एक एक्सपेरिमेंट में. तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ये पता चला, इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई लिया था और साथ में बैक्टीरियोफेज लिया. ये देखना ये चाह रहे थे कि क्या बैक्टीरियोफेज की वजह से ई कोलाई के अंदर कुछ चेंज आएगा, कोई ऐसा उसकी वजह से कोई म्यूटेशन होता है. लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि म्यूटेशन जो था वो ऑलरेडी बैक्टीरियोफेज इंट्रोड्यूस करने से पहले ही ई कोलाई के अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट था. तो म्यूटेशन रैंडमली होता है, किसी तरह के सेलेक्टिव प्रेशर में नहीं होता है. ये इन्होंने बात देखी थी. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है साल्वाडोर लूरिया एंड मैक्स डेलब्रूक. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सही किया हो. अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर एमआरएनए. लिखा है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए पूरी तरीके से एमआरएनए बना रहा होता है. अब तो ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया एमआरएनए. बोला क्या है, बाय आरएनए पॉलीमरेज. तो हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए बना रहे होते हैं. अब क्या लिखा है कि द बेस कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पर ना बेस कॉम्पोजिशन दिया गया है, ठीक है, बेस कॉम्पोजिशन दिया गया है किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, डीएनए टेम्पलेट का बेस कॉम्पोजिशन दिया गया है. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बेस कॉम्पोजिशन न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल का होना चाहिए. गाइस बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था. अगर ग्वानिन की बात की जाए तो ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ करता है. साइटोसिन किसके साथ करता है, ग्वानिन के साथ करता है. एडेनिन किसके साथ करता है, एडेनिन यूरेसिल के साथ करता है. और थायमिन किसके साथ करता है, एडेनिन के साथ करता है. अगर आप देखें तो जो हमें सही दिख रहा है ऑप्शन वो कुछ इस तरीके से, अगर ग्वानिन यहाँ पर 24.1% है तो साइटोसिन में हमें 24.1% मिलना चाहिए. कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ठीक है. अब साइटोसिन कितना है हमारा 18.5 है, तो ग्वानिन में 18.5 मिलना चाहिए, ठीक है. अगर एडेनिन 24.6 है तो हमें यूरेसिल भी 24.6 मिलना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है. तो डीएनए स्ट्रैंड्स का दे रखा है आपको, एमआरएनए का पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन सही है. चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आ गया, चलिए देखते हैं कैसे. क्या लिखा है, ब्रासिका जूनिया हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर. A mutation in the mitochondria lead to cytoplasmic male sterility. ठीक है, तो म्यूटेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे क्या हो गया कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कॉज हो गई. CMS can be restored by a restorer of fertility gene RF. एक फर्टिलिटी जीन है जो इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है. कौन, विच इज अ न्यूक्लियर जीन, ये एक तरह का न्यूक्लियर जीन है. फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप. अब ये जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है ये डोमिनेंट फिनोटाइप है. A CMS line is crossed to a homozygous RF line. लिखा है कि एक CMS लाइन जो है वो RF लाइन से जो है क्रॉस किया गया, होमोजाइगस RF लाइन से. F1 प्रोजेनी को जब सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो क्या देखा गया कि F2 प्रोजेनी, पूछ रहा है आपसे F2 प्रोजेनी में कितने मेल स्टेराइल होंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस. देखिए ये जो मेल स्टेरिलिटी है ये एक
एक तरह का फीचर है कि स्टेराइल हो गया, ठीक है। और फैक्टर जीन के थ्रू आ रहा है। इसका अगर हम देखें, ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो इसके हमारे जीन्स हो गए ये। और जो स्टेराइल हो गया, इसके लिए हमने ये जीन ले लिया क्योंकि स्टेराइल है तो इनके अंदर कोई ऐसा आर फैक्टर होगा नहीं जो रिस्टोरर जीन में होते हैं, वो फैक्टर यहाँ नहीं होगा, तो हम इसको सिंपली आर से लिख दे रहे हैं। अब जब इनका F1 जनरेशन बना तो कुछ ये F1 जनरेशन में आया। अब F1 जनरेशन को जब आपने सेल्फिंग की, F1 जनरेशन की, तो क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला हमें? आर मिला, आर स्मॉल आर मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर से मिला, और स्मॉल आर मिला। पूछा है तो जहां भी आर आ रहा है ना, ये आपके सारे फर्टाइल हो जाएंगे क्योंकि लिखा है ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है। जहां भी ये आ रहा है ये फर्टाइल हो गए। सिर्फ एक में तो 4 में से सिर्फ 1/4 मतलब 25 हमें क्या मिल रहे हैं, 25% प्रोजेनी हमें, 25% हमें मेल स्टेराइल मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा करेक्ट ऑप्शन कैसे सेकंड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर मेंटेनिंग हाइड्रोलिक कंडक्टेंस स्टेम ट्री स्टेम अपीयर टू ट्रेड ऑफ बिटवीन वेसल डायमीटर। लिखा है कि हाइड्रोलिक कंडक्टेंस के लिए हाइड्रोलिक कंडक्टेंस क्या होता है कि जो स्टेम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी एफिशिएंसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। कितने एफिशिएंटली ये काम हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। अब क्या बोल रहा है कि ये हाइड्रोलिक कंडक्टेंस के लिए जो स्टेम है ट्री का, वो अपीयर टू ट्रेड ऑफ वेसल डायमीटर विथ। तो ट्री का जो वेसल है जिसके अंदर ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मतलब जाइलम वेसल की बात की जा रही है कि जाइलम वेसल का डायमीटर अगर ज्यादा है, अगर इसका डायमीटर ज्यादा है तो क्या इसके साथ ट्रेड ऑफ होगा। मतलब मैं समझाती हूँ क्वेश्चन का। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है, जैसे समझिए अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने ज्यादा आवर्स आप प्रिपरेशन करते हैं उतनी कम स्लीप आप लेते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा घंटे आप पढ़ते हैं उतना कम आप सोते हैं। तो ये ट्रेड ऑफ है, आप नींद में अपना ट्रेड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा चाहिए, आपको पढ़ाई ज्यादा चाहिए, इसलिए आप सो कम रहे हैं। ये ट्रेड ऑफ हो गया। इन द सेम वे अगर वाटर की ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है तो डायमीटर वेसल्स का ज्यादा होना चाहिए। तो क्या उसके साथ ट्रेड ऑफ होगा? ट्रेड ऑफ होगा स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम। स्टेम की स्ट्रेंथ जो होगी वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी अगर क्या है, डायमीटर ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ प्लांट इज नॉट वाटर्ड फॉर 7 days। प्लांट को पानी नहीं मिला 7 दिन तक। लीफ एंड रूट वाटर पोटेंशियल आर measured every 2 hours starting from day 1 till day 7. Which of the following is least likely to happen? क्या least likely है? लिखा है कि 7 दिन तक पानी नहीं दिया गया, लेकिन लीफ और वाटर पोटेंशियल को बार बार मेजर किया जा रहा था। पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी चीज सबसे कम इफेक्ट होगी। तो सबसे कम इफेक्ट होगा रूट वाटर पोटेंशियल। रूट वाटर पोटेंशियल फॉल्स बिलो वाटर पोटेंशियल एट नाइट, ठीक है। सिंपल सा थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि भाई जो प्री डॉन के टाइम पे जब वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाएगा तो वाटर पोटेंशियल कभी भी लीफ का जो है लीफ का ज्यादा नहीं होगा रूट से, है ना। क्योंकि जब वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट होता है तो रूट में सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मतलब लीव्स में, स्टेम में, वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल कम होता जाता है, नेगेटिव में होता जाता है। तो इट इज वेरी अनलाइकली, ये बहुत ही लीस्ट फेवर्ड है, ये लीस्ट है टू हैपन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अब यहाँ पर है नॉन नेटिव स्पीसीज, जो आपके इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं। पूछा है कि which of the following option include all plants that are major non-native invader of aquatic ecosystem in India? करेक्ट ऑप्शन है आपका, सो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉन्टेडेरिया, क्रासिपी, सेल्वेनिया, मोलिस्टा,
ऑल्टरनेटिफेरा फिलोहॉइडीज, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सेलेक्ट द जियोलॉजिकल टाइम। अगेन ये आपको जो क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम का पूछ रहा है कि ऐसे इवेंट्स जो मेजर इवेंट्स हुए थे, जैसे कि इंक्रीज इन मरीन डाइवर्सिटी, डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइनैप्सिड इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट डायनासोर एंड फर्स्ट मैमल लाइक फॉर्म अकर्ड। तो पहला मैमल लाइक फॉर्म कब आया था, या फर्स्ट डायनासोर कब आए, या पहला डोमिनेंस कब देखा गया जिम्नोस्पर्म का। ये पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की टेबल होती है, आपको वो लर्न करनी थी। करेक्ट ऑप्शन आपका ट्राइआसिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अ कम्युनिटी ऑफ वुडी प्लांट इज बीइंग शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फिल्टरिंग, व्हाट विल बी द लाइकली लोकल स्पीसीज पूल ऑफ दिस कम्युनिटी इफ द रीजनल स्पीसीज पूल कंप्राइज 60 स्पीसीज। लिखा है कि रीजनल जो रीजनल स्पीसीज पूल है, ये पूरा आपका रीजनल स्पीसीज पूल है, इसी में एक फिल्टरिंग के थ्रू लोकल स्पीसीज बना रहे हैं जो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और आपस में ही रहेंगे। वो रीजनल लोकल स्पीसीज पूल कितना होना चाहिए? अगर रीजनल जो है वो रीजनल अगर 60 है तो रीजनल स्पीसीज पूल की वैल्यू दे रखी है कि भाई रीजनल स्पीसीज पूल में टोटल जो देखा जा रहा है वुडी प्लांट कम्युनिटी वो 60 नंबर में है, तो लोकल में कितनी होगी? भाई लोकल में तो उससे कम ही होगी, है ना, क्योंकि रीजनल में तो ज्यादा होगी। रीजनल से ही लोकल को एनवायरमेंटल फिल्टरिंग से बना रहे हैं, तो रेस्ट सारे ऑप्शन आपके ज्यादा है। 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लिखा है, अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागोस आर अ पार्ट ऑफ विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन रीजन्स को बोला जाता है जहां पर एंडेमिक स्पीसीज होते हैं और वहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस का खतरा होता है। तो ऐसे में आपसे पूछा है अंडमान निकोबार कहाँ आएगा, अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागोस कहाँ पड़ेगा, कौन से बायोडाइवर्सिटी में पड़ेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अंडमान इंडो बर्मा में पड़ता है और निकोबार सुंदरलैंड लैंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस में कौन से प्लांट ब्रीडिंग के ऐसे सिस्टम है जिसमें कि सेल्फिंग या फिर प्रमोट करता है सेल्फिंग, रिप्रेजेंट करता है सेल्फिंग या प्रमोट करता है सेल्फिंग। तो क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि एक क्लोज्ड फ्लावर होता है, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही मेल फीमेल पार्ट होते हैं जहां पर आपकी सेल्फिंग हो जाती है। यहाँ पर फ्लावर को किसी भी तरह का अट्रैक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है पॉलिनेटर्स की। और जो जिटोनोगैमी होता है इसमें एक ही प्लांट में दो अलग फ्लावर्स होते हैं और यहाँ पर ये प्रमोट करता है सेल्फिंग को, ठीक है, विंड ब्लो करेगा और इस प्लांट से जो पॉलन ग्रेन से वो इस फ्लावर में जा सकते हैं। तो एक ही प्लांट में दो फ्लावर, ये कंडीशन को बोला जाता है मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है क्लिस्टोगैमी में और जिटोनोगैमी में। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not characteristic of R selected tree species? तो R और K selected species के बारे में आपने पढ़ा होगा और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Mortality and reproduction are strongly dependent on population density. तो population density पे ना इनकी mortality डिपेंडेंट होती है और ना ही इनके रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट फीचर है। क्योंकि आर सेलेक्टेड जो होते हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैबिटेट में रहते हैं। जैसे आप देखिए आर सेलेक्टेड, ग्रोथ इनका बहुत फास्ट होता है, रिप्रोडक्टिव एफर्ट बहुत हाई है, ठीक है, मतलब इनको सर्वाइवल ही इनका बहुत मुश्किल है। इनके लिए कोई भी पॉपुलेशन की वजह से ऐसा नहीं कि इनकी डेथ होना शुरू हो जा रही है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जब रिप्रोड्यूस होते हैं तभी इतने वीक होते हैं, इतने डिस्टर्ब हैबिटेट में रहने वाले होते हैं कि इनकी मोर्टेलिटी उसी टाइम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन 2007 साइंटिस्ट रिपोर्टेड फॉसिल ऑफ अ डियर लाइक एनिमल इन कश्मीर इंडिया which is considered the most recent terrestrial ancestor of whale. The name of the fossil is
इंडो हायस जो था उसे देखा गया था। इसके बारे में काफी आर्टिकल आपको मिल जाएगा जहां पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है रिलेटेड टू द इंडो हायस, आप रीड कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ होस्ट पैरासाइट को एवोल्यूशन को कौन एक्सप्लेन करता है? रेड क्वीन हाइपोथेसिस। रेड क्वीन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कैसे आपको को एवोल्यूशन शो करना है। मतलब अगर लेट्स से अगर पैरासाइट इवॉल्व कर रहा है या होस्ट इवॉल्व कर रहा है, जो भी इवॉल्व कर रहा है, आपको भी विद टाइम अपने आप को इवॉल्व करना है टू मीट द, कि आप ऐसा ना हो कि पीछे छूट जाए, है ना। तो को एवोल्यूशन को, कि सामने वाला अगर अडेप्ट कर रहा है चेंज को, जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करना है, सर्वाइवल के लिए आपको अडेप्ट करना है। तो जैसे जैसे होस्ट अगर अपना आपको अपग्रेड करेगा, पैरासाइट को भी अपग्रेड करना है। इसी को बोलते हैं, इसे एक्सप्लेन किया गया था, वान वेलेन ने किया था रेड क्वीन हाइपोथेसिस से। और इसमें रेड क्वीन और एलिस की एक स्टोरी है, उससे रिलेट करके इस चीज को समझाई गई थी कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पे आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना है। इसी को बोलते हैं को एवोल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है गाइस, रीड कर लीजिएगा आप लोग अपने हेल्प के लिए। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बेटेसियन मिमिक्री। अब ये बेटेसियन मिमिक्री क्या होती है कि जो प्रे होते हैं वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए दो ऐसे प्रे की स्पीसीज, प्रे 1 एंड प्रे 2, ये दो प्रे स्पीसीज क्या करते हैं, एक इसमें से हार्मफुल होता है और डिसटेस्टफुल होता है, मतलब थोड़ा सा पॉइजनस होता है, डिसटेस्टफुल होता है। एंड जो दूसरा प्रे होता है ये कैसा होता है, ये हार्मलेस होता है और इसका ये एडिबल होता है या पैलेटेबल होता है। तो प्रे 2 जो होता है वो मिमिक करता है अपने पूरे अपीयरेंस में लाइक अ प्रे 1। तो जैसे ही प्रेडेटर लेट से अगर प्रे 1 को खा रहा है, प्रे 1 को प्रेडेटर आकर के खा रहा है, तो वो प्रे 2 को भी अवॉइड करेगा, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो इक्वली एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक हार्मफुल होता है और एक मिमिक कर रहा होता है, एक हार्मलेस होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है एक डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग की है प्रेडेटर के लिए, ये देखी जाती है बेटेसियन मिमिक्री में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर मुलेरियन मिमिक्री और बेटेसियन मिमिक्री से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब गिल्ड कोएवोल्यूशन आल्सो नोन एज डिफ्यूज कोएवोल्यूशन। तो जब स्पीसीज जो होते हैं, क्या होता है, बहुत सारे स्पीसीज एक साथ रहते हैं और एक तरह का सेलेक्टिव प्रेशर झेल रहे होते हैं, एक ही रिसोर्सेज को ले रहे होते हैं या एक ही रिसोर्सेज पे फीड कर रहे होते हैं, तो ये जो कोएवोल्यूशनरी इंटरैक्शन होता है इसे हम बोलते हैं गिल्ड कोएवोल्यूशन या फिर डिफ्यूज कोएवोल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ अगेन कुछ पॉइंट्स है, रीड कर सकते हो। अब नाउ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, a researcher over expresses the full length genomic sequence of rice GAPDH gene under a CAMV35S promoter। तो बात यहाँ की क्या की जा रही है, चले पढ़ते हैं। लिखा है कि a researcher over expresses the full length genomic sequence of rice, यहाँ पर राइस जीन का नाम लिखा है कि एक रिसर्चर ने क्या किया कि जीनोमिक सीक्वेंस लिया राइस का और उससे ट्रांसजेनिक राइस बनाई। अब पूछा है कि कौन सा ट्रांसजेनिक लाइन, which of the following options can be used to confirm transgenic line using PCR। PCR करके हमें ये कंफर्म करना है कि जो ट्रांसजेनिक लाइंस है वो बन गई है सही से। आपको क्या करना है, आपको जो आपने जो प्रमोटर लिया, प्रमोटर से स्पेसिफिक फॉरवर्ड प्राइमर ले लीजिए और रिवर्स प्राइमर ले लीजिए, किससे, जीन से, जो राइस की जीन थी उससे रिलेटेड, और तब पीसीआर करेंगे, तब एम्प्लीफिकेशन होगा। तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये ट्रांसजेनिक राइस बना है या नहीं बना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर से क्वेश्चन है गाइस कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और
डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को मेजर करता है, ठीक है। अब बात क्या कह रहा है कि which combination of wavelength can obtain a differential absorption to measure blood oxygen saturation? तो करेक्ट ऑप्शन है विजिबल एंड इंफ्रारेड। क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और एक आपका क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इसको मेजर किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर से। तो 660 जो नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है रेड कलर का, वो ज्यादा अब्सॉर्बेंस शो होता है बाय द डीऑक्सी। तो डीऑक्सी क्या करते हैं, 660 नैनोमीटर की विजिबल लाइट को, जो कि रेड लाइट होती है, इससे ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाते हैं। और जो 980 नैनोमीटर लगभग इंफ्रारेड का होता है, ये अब्सॉर्ब करते हैं बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विजिबल और इंफ्रारेड दोनों लाइट्स का यूज होता है। डिफरेंशियल अब्सॉर्प्शन, एक दो डिफरेंस लाइट का अब्सॉर्प्शन पैटर्न हमें मिलता है, एंड उसी रेशियो के अकॉर्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर जो है रिजल्ट देता है। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। It was found that most people who were vaccinated with the ancestral strain of COVID-19, Wuhan strain, were protected against the Delta variant. लिखा है कि वो लोग, जो लोग को वैक्सीनेशन दी गई थी एक एंसेस्ट्रल स्ट्रेन की, कोविड के एंसेस्ट्रल स्ट्रेन के लिए जिसको भी वैक्सीनेट किया गया था, वो अल्टीमेटली डेल्टा स्ट्रेन के लिए भी क्या हो गए थे, डेल्टा स्ट्रेन के लिए भी प्रोटेक्ट हो गए थे। लेकिन बट नॉट अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट, लेकिन यहाँ पर ओमिक्रॉन के लिए वो नहीं हुए थे। तो डेल्टा के लिए हो गए थे, जिसको वैक्सीनेट किया गया एंसेस्ट्रल के लिए, वो डेल्टा के लिए भी हो गया, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के लिए नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रोटेक्ट नहीं हुआ। नाउ PBMCs, peripheral blood mononuclear cells and serum were obtained from 5 successfully vaccinated individual with good neutralizing antibody titers and cytotoxic activity against the Wuhan strain infected targets. तो क्या किया गया कि 5 इंडिविजुअल्स में से 5 वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल से इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने ले लिया एक तो सेरम ले लिया और दूसरा इन्होंने टी सेल्स ले लिए। फिर इन्होंने क्या किया, pooled serum was transferred to unrelated recipient A and pooled purified T cells were transferred to unrelated recipient B. अब इन्होंने 5 वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल से सीरम को ले लिया और ये जो टी सेल्स थे इसको ले लिया, और इन्होंने 2 रेसिपिएंट लिए, मतलब 2 ऐसे इंडिविजुअल लिए जिनको ये दिया गया। एक था रेसिपिएंट ए और एक था रेसिपिएंट बी। तो रेसिपिएंट ए को पूरा सीरम दे दिया गया और टी सेल सिर्फ बी को दिए गए। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि क्या ऑब्जर्वेशन हुआ होगा। तो हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि ए विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बोथ द एंसेस्ट्रल स्ट्रेन एंड द डेल्टा वेरिएंट। तो आपने क्या किया कि सीरम पूरा रेसिपिएंट ए को दे दिया जिसमें एंटीबॉडीज थी, और टी सेल्स जो होते हैं जो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं उसे बी रेसिपिएंट को दिया। तो ए को देखा गया कि वो डेल्टा के लिए भी रेजिस्टेंट शो कर रहे थे और एंसेस्ट्रल स्ट्रेन के लिए भी कर रहे थे, लेकिन बी जो था वो डेल्टा के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि जो टी सेल्स होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं। टी सेल्स सिर्फ अपने जो एंसेस्ट्रल स्ट्रेन थे उन्हें किल कर सकते थे, इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं देखी गई कि वो पूरे डेल्टा स्ट्रेन को भी किल कर पा रहे हैं। और जो कि सीरम में पूरे एंटीबॉडीज थे एंड एंटीबॉडीज से रेसिपिएंट ए वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ द स्ट्रेन ऑफ कोविड। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। रेस्ट ऑप्शंस जो है वो सारे ही गलत हैं, क्योंकि A will be protected against infection with Omicron, तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता ओमिक्रॉन का। A will make antibodies against interferon and gamma, तो इंटरफेरॉन गामा का नाम कैसे आ गया, कोई भी रेलेवेंस बात नहीं की गई है इसके पहले, इसीलिए हमारा सारा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है सेल लाइसेट इन 1% TX100 was purified over an affinity column to isolate a complex with certain enzymatic activity। क्या किया गया, सेल के लाइसेट को यहाँ पर प्यूरिफाई किया गया और
कॉलम अफिनिटी के थ्रू पास किया गया, जिसमें उनको कोई कॉम्प्लेक्स को देखना था जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी. द प्यूरिफाइड एंजाइम कॉम्प्लेक्स वाज सेपरेटेड ऑन 10 to 50% कंटीन्यूअस सुक्रोज ग्रेडियंट. अब क्या किया गया कि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स था उसको सेपरेट किया उन्होंने सुक्रोज ग्रेडियंट से. Shown below are the UV spectra using absorbance filter at 280 और 260 नैनोमीटर. अब इन्होंने एक UV स्पेक्ट्रा लगाया है, एक का जिसमें एब्जॉर्बेंस हो सकता है 280 का शो कर रहा है और एक जिसमें 260 एब्जॉर्बेंस का ग्राफ शो कर रहा है. ठीक है, ये जो अब पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वुड जनरेट स्पेक्ट्रा शोन अबव. तो कौन सा हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है. 280 में आपको ये ग्राफ मिल रहा है और 260 में आपको ये ग्राफ मिल रहा है. तो पूछ रहा है कि ये जो एंजाइम थे जो ये ग्राफ शो कर रहे हैं वो कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं या कौन से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आपका है प्रोटीन एंड आरएनए, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटीन एब्जॉर्बेंस 280 पे शो करता है, 280 नैनोमीटर पे, एंड आरएनए या डीएनए ये दोनों ही 260 पे एब्जॉर्बेंस शो करते हैं. बाकी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं. फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. आई होप आपको समझ में आया कि ये सिर्फ जानना चाह रहे थे कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा था, इसके लिए उन्होंने सारा काम किया और एब्जॉर्बेंस ग्राफ बनाया. 280 पे हमें एक पीक मिला और 260 पे एक पीक मिला. आपसे पूछ रहा है कि ये कौन हो सकते हैं. अगर आपको ये बात पता है कि प्रोटीन में जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन. ये तीनों की वजह से जो एब्जॉर्बेंस होगा वो 280 नैनोमीटर का होता है. उस पे हमें एक पीक मिली. एंड आरएनए के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं, तो वहां आपको एब्जॉर्बेंस 260 का मिलता है. चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी. अब लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की अगर आपको एक्टिविटी देखनी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी समझनी है, देखनी है, तो आप कौन से करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस को यूज करेंगे. सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं. तो डीएनए बनाने के लिए तो डीएनए प्राइमर चाहिए होगा पहले, और क्या चाहिए होगा, डीएनए प्राइमर तो चाहिए ही होगा, साथ में क्या चाहिए होगा, डीएनटीपीज चाहिए होगा. डीएनटीपीज क्या होते हैं, डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, डीएनटीपीज हम इसे बोलते हैं. जो आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डीएनटीपीज कहा जाता है. बफर चाहिए, मतलब ऐसा एक पीएच और सॉल्ट का कंडीशन चाहिए जिसमें सारा काम अच्छे से हो जाए, आपका आरएनए से डीएनए बन जाए. और आपको क्या चाहिए, आरएनए टेम्पलेट चाहिए, है ना, आरएनए से बना रहे हैं तो आरएनए के ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, तो आरएनए का टेम्पलेट चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डीएनए प्राइमर, डीएनटीपीज, बफर एंड आरएनए टेम्पलेट. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस. ओके, in which of the following stage Pontogeniculo. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीओ स्पाइक्स आर फाउंड इन ह्यूमन. पीजीओ स्पाइक्स, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है, पोंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक्स आर फाउंड इन ह्यूमन ईजीसी रिकॉर्डिंग. ईईजी रिकॉर्डिंग, यहाँ पर ईईजी से बात किया गया है कि ईईजी की जब रिकॉर्डिंग होती है तो हमें ये जो स्पाइक्स है वो कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है इमीडिएटली बिफोर एंड ड्यूरिंग आरईएम स्लीप. आरईएम स्लीप के पहले और बाद में मिलते हैं. तो ये जो आपका पूरा स्पाइक है वो कुछ शुरू होता है इस तरीके से कि एक तरह का ये जो स्पाइक है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात हो रही है, और ये पॉन्स विलाई से शुरू होता है, उसके बाद कुछ यहाँ पर गैनुकुलेट के पास जाता है, फिर लास्ट में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के पास जाएगा. अब जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये एसोसिएटेड होता है आरईएम स्लीप में. आरईएम स्लीप से ये एसोसिएट होता है. ये जो आरईएम स्लीप है बेसिकली इसमें आपको
जैसे होता है ना कि दिन में सपने देखना या ऐसा लगता है कि सोए ही नहीं थे, विविड सा ड्रीम आता है, यहाँ पर ड्रीम बना भी हुआ है, तो ऐसे वो ड्रीमिंग वाली कंडीशन होती है, आरईएम स्लीप। तो ये एक तरह का जो पी पीजीओ जो स्पाइक है वो एक तरीके का सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये तब कब मिलेगा ईईजी के टेस्ट में? ये तब मिलेगा जब हमें ये मिलता है बिफोर या ड्यूरिंग आरईएम स्लीप। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अ स्टूडेंट काउंट द नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड बाय 10 डिफरेंट हैप्लॉइड अराबिडोप्सिस प्लांट एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर ये 10 प्लांट था अराबिडोप्सिस का, उसमें से सीड नंबर ऑफ सीड्स को इस तरीके से लिखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेजर ऑफ is the best measure of central tendencies for summarizing the above data। यहाँ पर क्या किया गया है, स्टूडेंट्स ने 10 प्लांट में से 10 हैप्लॉइड अराबिडोप्सिस प्लांट में से सीड्स लिया है और कुछ इस तरीके से डेटा को अरेंज किया है। आपसे पूछा है कि ये जो फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसीज है वो कौन सी बेस्ट इसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगी या अच्छे से उसके लिए होती है। तो देखिए मीन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ की वैल्यूज देखिए 0 से स्टार्ट है और 3000 तक है। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज में क्या होगा, मीन की वैल्यू इधर उधर स्क्यू हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मीन को नहीं लेंगे। मीडियन में क्या होता है कि जो 5th और 6th वैल्यू होती है इसका हम एवरेज निकालते हैं, विच इज पॉसिबल, आराम से पॉसिबल है एवरेज। तो ठीक है, 100 और 150 का एवरेज क्या होगा, लगभग आपका 125 होगा। तो हमें एक वैल्यू मिल रही है, ये पूछ रहा है कि इस डेटा में हमें एक समराइज वैल्यू कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी दे सकता है। तो मीडियन तो आराम से दे देगा, मोड नहीं देगा। मोड में वो वैल्यूज को चूज किया जाता है जो कि बहुत ही मतलब मोड वो होता है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर एक से ज्यादा बार नहीं आई है, फ्रीक्वेंट नहीं हुई है, तो इसलिए मोड को भी नहीं लेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये वेरिएशन को चूज करता है, ये एक पॉइंट पर एक सेंट्रल पॉइंट पे नहीं आता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन मीडियन है। ओके गाइस, नेक्स्ट 50th क्वेश्चन। ओके गाइस, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन रेट zonal centrifugation a mixture is spun just long enough to separate molecules that differ in mass but may be similar in shape and density। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड की बात की जा रही है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है जो कि सिमिलर हो सकते हैं शेप और डेंसिटी में, बस वो मास में अलग अलग होते हैं। Which of the following option represent the component that is typically used to create gradient in this technique? लिखा है कि फॉलोइंग में से अगर हमें ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब कोई चीज ज्यादा एक जगह हो एक चीज कम हो, तो उससे हम ग्रेडियंट जनरेट कर पा रहे हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये तभी पॉसिबल है जब ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, सुक्रोज करना चाहिए। सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, तो ये काम बहुत इजीली पॉसिबल होगा और हमें एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमारा सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए जो हमारे पार्ट बी के क्वेश्चन थे। जून CSIR जून 2024 पार्ट बी डिस्कस हो गया है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए इजी होगा समझना कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, पूछता क्या है। इन केस कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज CSIR नेट अड्डा। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे ही और भी सेशंस आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड आपके पार्ट सी के भी क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगी मैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज तभी मैं आपसे इंटरेक्ट और कर पाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच।